हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारा ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट की एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम 5 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मॉक टेस्ट 6। ठीक है, और प्रत्येक मॉक टेस्ट में हम कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उन 10 क्वेश्चनों से जुड़े हुए सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं उनसे या उनको लेकर के पूरा व्याख्या हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 6। लेकिन दोस्तों, उससे पहले प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, और यदि वीडियो पर आप बनते हो, वीडियो को ओपन करते हो, तो प्लीज़ कोशिश किया करो कि वीडियो को कंप्लीट करके ही आप छोड़ो। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी मॉक 6, जिसमें सबसे पहला जो सवाल है, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि सवाल में पूछा गया है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। जो दो नदी होती हैं उनके बीच की जो भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है, वो हमें इस सवाल में बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है जल संभर, बी है जल विभाजक, सी है दोआब और डी है तराई क्षेत्र या तराई। ठीक है, तो देखिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जल संभर, जल संभर। ठीक है, तो देखो जल संभर क्या चीज होती है, जल संभर हम किसे कहते हैं। ये एक प्रकार की टेक्निक है, एक प्रकार का तरीका है। ठीक है, कौन सा तरीका है, तो देखिए जल का संरक्षण और उसका मतलब इकट्ठा करने का जो तरीका है, उस एक प्रकार के तरीके को जल संभर कहा जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं हम कि जल के संरक्षण करने का एक प्रकार का तरीका है जिसे हम जल संभर कहते हैं। ठीक है, फिर बी ऑप्शन में मिलता है हमें, बी ऑप्शन में दिया हुआ है जल विभाजक, जल विभाजक। तो जल विभाजक किसे कहा जाता है, तो जल विभाजक उसे कहा जाता है जो जल के प्रवाह को विभाजित कर दे, यानी कि जब जल की धारा जाती है तो उसका जब विभाजन हो जाता है तो उसको हम जल विभाजक कहते हैं। सी ऑप्शन दिया हुआ है दो आब। ठीक है, तो दो आब जो है वह है दो धाराओं या दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको हम दोआब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने शब्द सुना है पंजाब, जो कि एक राज्य का नाम है। तो पंजाब है ना, पंज, अगर इसका विच्छेद करते हैं तो पंज प्लस आब यानी कि पंजाब, यानी कि 5 नदियों के बीच की भूमि, इसी को तो पंजाब बोलते हैं। तो पंजाब का जो पर्यायवाची है वो 5 नदियों की भूमि भी निकलता है। ठीक है, तो इसलिए आब का मतलब होता है कि जो नदियों के बीच की भूमि है। ठीक है, अगर 5 नदियों के बीच की भूमि है तो पंजाब बोल देते, और जो 2 नदियों के बीच की भूमि है उसको हम दोआब बोल देते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है तराई। तो तराई को आप सब जानते हैं, जो तराई क्षेत्र होते हैं तो उसको हम तराई बोलते हैं। कह सकते हैं कि जो मैदानी क्षेत्र है उसको तराई बोल देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर होगा, यानी इसमें पूछा था दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, तो दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगले सवाल में पूछा गया है कि भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है, सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। ठीक है, निकास बेसिन का मतलब होता है कि जहां से नदियां निकलती हैं या जहां से नदी का उद्गम क्षेत्र है उसको हम निकास बेसिन बोलते हैं। तो इसमें बताना है, इन 4 ऑप्शन में 4 नदियों के नाम दिए गए हैं और कौन सी नदी का निकास यानी कि उद्गम क्षेत्र सबसे ऊंचा है वो हमसे इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें देखते हैं, सबसे पहले आती है महानदी, यानी कि ऑप्शन ए में आती है महानदी। अगर हम महानदी की बात करते हैं तो जो ये महानदी है, तो ये महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर से, छत्तीसगढ़, ठीक है, चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के रायपुर एक जिला पड़ता है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा, ठीक है, सिहावा एक स्थान पड़ता है। तो सिहावा से ये महानदी निकलती है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा से ये नदी निकलती है। ठीक है, और इस नदी को छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है।
छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ का मैदान निम्न में से किस नदी को कहते हैं, तो महानदी को छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं। दूसरी बात यहां से पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध, ध्यान रखना, सबसे लंबा बांध, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो इसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, तो ये जो हीराकुंड बांध है कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो ये ओडिशा में है। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में है, महानदी पर है। ठीक है, तो सबसे लंबा है, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो लगभग 4600 मीटर है, वो इसकी लंबाई है हीराकुंड बांध की। ठीक है, तो महानदी से आपको इतनी बात याद रखनी है। बी ऑप्शन में पूछा गया है, बी ऑप्शन दिया है गोदावरी। गोदावरी, अब देखो गोदावरी की यदि हम बात करते हैं तो गोदावरी का जो उद्गम क्षेत्र है वो कहाँ से है, तो गोदावरी जो है वो पश्चिम घाट में, जो हमारा पश्चिमी घाट है, तो वहाँ पर महाराष्ट्र में नासिक पड़ता है। तो नासिक में एक पहाड़ी है, या कह सकते हैं एक चोटी है, जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, तो त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से ये गोदावरी नदी का उद्गम क्षेत्र है या उद्गम स्थान है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नाम के पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और ये जो पहाड़ी गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जिस प्रकार हमारे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो कि उत्तर भारत में हमें मिलती है या बहती है, तो उसी तरीके से दक्षिण भारत की सबसे लंबी गोदावरी है। इसलिए इसको गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर सी ऑप्शन में है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, अगर कृष्णा नदी की बात करते हैं कि कृष्णा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है, उद्गम स्थान है, वो कहाँ है, तो ये महाबलेश्वर नाम की एक चोटी पड़ती है। तो महाबलेश्वर नाम की चोटी से निकलती है। ठीक है, और ये जो चोटी है ये कुछ ऊंचाई पर स्थित है, और जिसकी ऊंचाई लगभग 1738 मीटर ऊंची है। तो महाबलेश्वर चोटी 1738 मीटर ऊंची है, जहां से कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र है। ठीक है, जिस पर नागार्जुन सागर बंधा हुआ है, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर ही है। ठीक है, एक डी ऑप्शन में दिया हुआ है नर्मदा। तो नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा की तीसरी श्रृंखला है, जिसका नाम है मैकाल। तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है, और ये जो अमरकंटक नाम की पहाड़ी है इसकी ऊंचाई है 1066 मीटर। ठीक है, तो ये जो है ये इतनी हाइट पर नहीं है, यानी कि जो सिहावा है और जो त्र्यंबकेश्वर है इनकी इतनी हाइट नहीं है, लेकिन कृष्णा नदी और नर्मदा नदी जो निकलती हैं, तो महाबलेश्वर चोटी जो है वो 1738 मीटर ऊंची है, और जो अमरकंटक है वो 1066, या कहीं कहीं इसकी जो अमरकंटक चोटी है कहीं कहीं 1050 मिलती है इसकी हाइट। ठीक है, तो एग्जैक्ट इसकी जो हाइट है वो अलग अलग किताबों में कुछ अलग अलग दी हुई है, लेकिन मान के चलना 1050 के करीब या 1050 से प्लस इसकी हाइट देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे ऊंची या सबसे ऊंचा जो बेसिन मिलता है वो कृष्णा नदी का, यानी कि महाबलेश्वर चोटी का मिलता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, क्योंकि कृष्णा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है या कह सकते हैं कि जो बेसिन है वो इन सब में सबसे ऊंचा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगले सवाल में पूछा गया है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है,
सबसे लंबी नदी, तो प्रायद्वीपीय भारत कह दो या दक्षिण भारत कह दो, वही बात है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इन्हीं में से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा और इस नदी के बारे में, यानी इसकी सहायक नदियों को और देख लेते हैं। तो इसकी सहायक नदियों में जो इम्पोर्टेंट है वो है बेनगंगा, बेनगंगा, पेनगंगा, बेनगंगा है, पेनगंगा, ठीक है, और वर्धा, इंद्रावती, वर्धा, इंद्रावती। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदी हैं। इसको और क्या बोलते हैं? एक शबरी नदी भी आती है, शबरी नदी। ये सभी इसकी सहायक नदी हैं। और इस गोदावरी नदी को ही क्या बोलते हैं हम? वृद्ध गंगा इसको कहा जाता है। ठीक है, वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा इसको बोलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी हम गोदावरी नदी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो देखो, यही व्याख्या अभी हमने की थी कि वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं, तो वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को ही कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी में गोदावरी नदी दी हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ठीक है, भारत से बाहर है। तो इनमें देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, बी है व्यास, सी है रावी और डी है झेलम। ठीक है, तो देखो बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो पार के पठार, यानी कि कह सकते हैं हम कैलाश मानसरोवर या हिमालय का जो पार है, हिमालय का जो पार ट्रांस हिमालय है, तो उसमें ही एक ट्रांस हिमालय की एक श्रृंखला है जिसको हम कैलाश पर्वत बोलते हैं या कैलाश मानसरोवर बोलते हैं। तो कैलाश मानसरोवर के पास ही एक चैम यंगडंग ग्लेशियर होता है, चैम यंगडोंग ग्लेशियर, या इसको हिमानी बोल देते हैं, ग्लेशियर। तो चैम यंगडंग ग्लेशियर से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो कि ये चैम यंगडंग ग्लेशियर है वो तिब्बत के क्षेत्र में ये पड़ता है। तो इसलिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? क्योंकि इसने पूछा कि भारत से बाहर है, तो ये तिब्बत में पड़ता है, तो इसलिए भारत से जो बाहर है वो ब्रह्मपुत्र नदी ही हमारी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी जो है जिस तरीके से ये इस तरीके से आता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यहाँ है, तिब्बत यहाँ है, तो यहाँ से निकलती हुई इस तरीके से आती है ये। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये तिब्बत में जब बहती है ये नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, तो यहाँ पर चैम यंगडंग ग्लेशियर है। अब चैम यंगडंग ग्लेशियर से निकल करके इस तरीके से तिब्बत में बहती है। तो कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर फिर ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से इसको जानते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में ये नदी किस नाम से जानते हैं इसको? तो दिहांग के नाम से इसको अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। उसके बाद ये नदी इस तरीके से बहती हुई यहाँ पर बांग्लादेश पड़ता है, बांग्लादेश। तो ये नदी बांग्लादेश में आकर के एंट्री करती है। तो इस नदी का नाम बांग्लादेश में एंट्री करते ही क्या हो जाता है? इस नदी को हम जमुना नदी के नाम से जानते हैं। फिर हमारे इधर से जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी बहती हुई आती है, और गंगा नदी बहती हुई आती है तो गंगा नदी भी बांग्लादेश में एंट्री करती है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और जब ये दो नदी आपस में यहाँ पर मिलती है, और ये इधर से एक बांग्लादेश की ही नदी है जिसको मेघना नदी बोलते हैं, तो जब ये दोनों जाकर के मेघना नदी में मिलती हैं तो इन सबको, यानी कि जो जमुना है और जो पद्मा है, इनके संयुक्त रूप को भी हम किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से जानते हैं। और ये मेघना के नाम से ही इधर यानी कि बे ऑफ बंगाल में एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, और ये बंगाल की खाड़ी में
गिर जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये व्याख्या आपको समझ में आई होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ऑप्शन ए। बाकी की जो नदियां हैं, व्यास नदी है, रावी है, झेलम है, ये सभी के सभी जो है वो भारत से ही निकलते हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश से ही जो नदियां हैं ये निकलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगले सवाल में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, यानी कि हिमालय से परे की नदी है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी सतलज और डी रावी। तो देखो यहाँ पर पूछा गया है हिमालय से परे। हिमालय से परे का मतलब है कि हिमालय से भी उत्तर से कौन सी नदी निकलती है या किस नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, देखते हैं तो जो सतलज नदी है, देखो जैसे यमुना है, यमुना जो यमुनोत्री से निकलती है उत्तराखंड से, सतलज और रावी और गंगा, इनमें बताना है। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से, और जो रावी नदी है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। लेकिन जो सतलज नदी है ये हिमालय के पार से निकलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। कहीं कहीं इसको सतलुज नदी भी लिखा हुआ मिलता है। तो सतलज नदी जो है वो हिमालय के पार से निकलती है। ठीक है, ये भी कैलाश मानसरोवर से ही निकलती है सतलज नदी। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? देखो खुले नाले की बात करते हैं तो खुला नाला जो कहा जाता है वो यमुना नदी को कहा जाता है। यमुना नदी को कहा जाता है। यमुना नदी को खुला नाला कहने का कारण क्या है? क्योंकि विश्व की सबसे प्रदूषित नदी, ध्यान रखना, विश्व की सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी ही है। ठीक है, विश्व की सबसे प्रदूषित नदी जो है वो यमुना नदी है, इसलिए इसको खुला नाला कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। यमुना नदी गंगा में जो मिलती है, कहाँ पर मिलती है, काफ़ी बार सवाल पूछ लिया जाता है। तो यमुना नदी गंगा में बिहार के पटना के पास में जाकर के मिलती है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगला सवाल है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है, यानी भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा नगर स्थित है या उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है रुद्रप्रयाग, बी है देवप्रयाग, सी है विष्णुप्रयाग और डी है कर्णप्रयाग। ठीक, अब देखो क्या है कि यहाँ पर इस तरीके का भी सवाल पूछा जाता है कि रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है या किन दो धाराओं से मिलने पर बनता है, देवप्रयाग किन धाराओं से बनता है, कर्णप्रयाग किन धाराओं से बनता है या विष्णुप्रयाग किन धाराओं से बनता है, इस तरीके का सवाल पूछा जाता। तो देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको इसका डायग्राम, और डायग्राम समझ में आ जाएगा, जिससे कि ये 5 प्रयाग हैं, पंचप्रयाग हम इनको बोलते हैं, तो पंचप्रयाग याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पड़ता है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक, ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में ही पड़ता है। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, जिस नदी को हम जानते हैं भागीरथी के नाम से, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और फिर एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा इधर से निकलती है और जहां से ये निकलती है उसको बोलते हैं हम सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर, तो सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, इसको बोलते हैं अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा नदी सतोपथ ग्लेशियर से और गंगोत्री से भागीरथी नदी, और ये आपस में यहाँ से आकर के एक शहर पड़ता है यहाँ पर टिहरी, और टिहरी शहर में ही एक प्रयाग का निर्माण करती है, यानी कि जहाँ पर ये मिलती हैं उसी को बोला जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग। ठीक है, तो जो देवप्रयाग बनता है वो भागीरथी और अलकनंदा की जब संयुक्त धाराएं मिलती हैं
तो उसी को हम देवप्रयाग बोलते हैं। देवप्रयाग कहाँ पर बनता है, तो टिहरी में बनता है, ठीक है। भागीरथी नदी में, हालांकि ये भी टिहरी का स्थान पड़ता है, यहाँ पर एक नदी और मिलती है जिसको बोलते हैं हम भीलंगाना। भीलंगाना, तो भीलंगाना नदी जो है वो भी भागीरथी में, टिहरी में आकर के मिलती है, ठीक है। तो हमने एक देखा देवप्रयाग, ठीक है। अब देखो बाकी के प्रयाग देखते हैं कि बाकी के प्रयाग जो हैं वो कहाँ पर मिलते हैं देखने को। तो देखो जो अलकनंदा है, तो अलकनंदा में एक नदी आकर के मिलती है जिसको बोलते हैं हम, इधर से आती है ये, और इस नदी को बोलते हैं हम धौली गंगा। धौली गंगा, ठीक है। इसको धौली गंगा या विष्णु गंगा के नाम से जानते हैं। तो जब ये धौली गंगा आकर के अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण करती है जिसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग जो है वो किन धाराओं के मिलने पर बनता है, तो अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने पर विष्णु प्रयाग बनता है, ठीक है। फिर उसी तरीके से एक नदी और निकलती है उधर से, और जो नदी निकलती है उसका नाम है नंदाकिनी। ये नदी निकलती है इधर से जिसका नाम है नंदाकिनी। और जो नंदाकिनी नदी है, जब नंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, ठीक है। उसी तरीके से एक नदी और निकलती है इधर की साइड से ही, और जिसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी, और जब पिंडार नदी आकर के अलकनंदा में मिलती है तो पिंडार नदी निर्माण करती है कर्ण प्रयाग का। कर्ण प्रयाग, ठीक है। कर्ण प्रयाग का, ठीक है। तो तीन नदी जो है वो अलकनंदा के राइट हैंड से, क्योंकि अलकनंदा इस तरीके से बह रही है ये, ठीक है। और जब इस तरीके से बह रहे हैं तो इसके राइट हैंड की साइड से तीन नदियां इसमें आकर के मिलती हैं। एक तो धौली गंगा, और धौली गंगा जब अलकनंदा में मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। नंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलती है तो नंद प्रयाग का। पिंडार नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो कर्ण प्रयाग का, ठीक है। इसमें एक नदी आकर के मिलती है, और ये तीनों के तीनों जो प्रयाग हैं, तीनों के तीनों जो प्रयाग है ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही मिलते हैं, यानी कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही इनका निर्माण होता है, ठीक है। उसी तरीके से एक चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही जो अलकनंदा है उसकी लेफ्ट साइड से एक नदी इसमें आकर के मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, ठीक है। इधर से एक नदी आती है जो मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है इसमें, और मंदाकिनी नदी पर ही केदारनाथ मंदिर है, वो तो आपको पता होना चाहिए। केदारनाथ मंदिर जो है वो यहीं पर है, ठीक है। तो केदारनाथ मंदिर जो है, केदारनाथ मंदिर के पास से ही, यानी कि केदारनाथ से ही मंदाकिनी नदी आती है जो कि अलकनंदा में मिलती है। और जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है तो एक प्रयाग का निर्माण ये भी करती है जिसको बोलते हैं हम रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। तो इस तरीके से हमने देखे रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। ये पंच प्रयाग हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में भी आया होगा। अब देखो ये जो संयुक्त धारा थी, यानी कि है तो अभी भी ये अलकनंदा, तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देव प्रयाग का निर्माण हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसके साथ साथ ये चार प्रयाग भी हो जाते हैं। अब ये यहाँ से जब मिल जाती हैं अलकनंदा और भागीरथी तो इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है गंगा नदी, ठीक है। तो ध्यान रखना, गंगा नदी जो है वो भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा पर इसका नाम गंगा पड़ता है। उसके बाद ये ऋषिकेश, हरिद्वार इस तरीके से बहती हुई मैदानी क्षेत्र में उतर जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम समझ में आया होगा। जितनी बातें मैंने बताई हैं ये अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगले सवाल में पूछा गया है भारत की किन नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती। बताना है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती और कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो देखो आपको दो नदियों के नाम याद रखने हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी हैं जो डेल्टे का निर्माण नहीं करती, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और ये दोनों की दोनों नदी कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं या अरब सागर में गिरती हैं। तो
ये दोनों नदियाँ अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। अब बात करते हैं कि डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होती है। ठीक है, तो देखो डेल्टा उस क्षेत्र को या उसको कहते हैं जब नदियां अपने साथ जो मिट्टी वगैरह बहाकर ले जाती हैं, और जब किसी बड़े जल में जाकर के मिलना होता है उसको, तो जो अपने साथ यानी कि प्रवाह के साथ जो मिट्टियां बहाकर लाती हैं उसको उस जल में मिलने से पहले वो वहीं पर छोड़ देती है, तो वहाँ पर एक दलदली प्रकार की जो है वो बन जाता है, यानी कि दलदल टाइप की बन जाती है, तो उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, अब एस्चुरी क्या बोलते हैं, तो एस्चुरी जो है ये कठोर चट्टानों या कठोर जो मिट्टी होती है जहाँ पर मिट्टी का कटाव कम होता है, तो उस क्षेत्र में एस्चुरी का निर्माण होता है। और एस्चुरी में काफ़ी गहरी खाई वगैरह सी हो जाती हैं, खाई सी हो जाती हैं। अधिकतर एस्चुरी वी आकार की ज़्यादा होती हैं, तो यानी कि गहरे खड्डे टाइप में ये हो जाती हैं, और उस खड्डे टाइप को ही एस्चुरी कहा जाता है। ठीक है, क्यों, अब देखो जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं मोस्टली वही नदी एस्चुरी बनाती हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जब हमने प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा था और इधर पश्चिमी घाट पढ़ा था, तो पश्चिमी घाट जो है काफ़ी कठोर है और ये दीवार की भांति प्रतीत होता है। ठीक है, और इसकी हाइट भी काफ़ी है, तो जब इसको यदि कोई पानी काटेगा तो ये सिर्फ अगर बार बार पानी यहीं पे काटेगा तो सिर्फ इतने स्थान को ही ये चट्टान या कह सकते हैं ये घाट जगह देगा जहाँ पर पानी निकल जाए। इधर और इधर बहुत कम फोर्स लगाता है पानी, ताकि ये साइड की चट्टानें भी काट सकता हो, तो इसलिए यहाँ पर एक वी आकार की एक आकृति बन जाती है, और इसी को वी आकार की जो आकृतियाँ होती हैं इन्हीं को हम एस्चुरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना नर्मदा और ताप्ती नदी हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ताप्ती दिया हुआ है, जो कि डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती। ठीक है, तो देखो यदि हम बात करते हैं अरब सागर में मिलने वाली नदी की, अरब सागर में मिलने वाली नदी या अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो देखो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की एक ट्रिक है, और ट्रिक है सालू की माँ, भानमती सोजा। ठीक है, ये जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियों की एक ट्रिक है, सालू की माँ भानमती सोजा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कौन कौन सी नदी मिलेंगी, तो देखो सबसे पहले सा से मिलेगी साबरमती नदी, लू से मिलेगी लूनी नदी। ठीक है, उसके बाद आता माँ से, तो माँ से होती है माही नदी। उसके बाद भा से आती है, तो देखो जो भा वाली नदी है उसको हम भात पूजा के नाम से जानते हैं, भात पूजा नदी। ठीक है, भात पूजा नदी। उसके बाद आता है नै से, तो नै से पढ़ते हैं नर्मदा नदी। ठीक है, उसके बाद मती, तो देखो मैं से पढ़ते हैं माही नदी। अच्छा, माही नदी तो हो चुका है, फिर ताप से ती से पढ़ लेंगे ताप्ती नदी। और जो सोजा है तो सोजा से पढ़ते हैं सो से पढ़ते हैं सोम नदी। और जा से पढ़ते हैं जाखम नदी। तो ये सारी की सारी नदी अरब सागर में जाकर के मिलते हैं, साबरमती, लूनी नदी, माही नदी, भात पूजा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, सोम नदी और जाखम नदी, सारी की सारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अब देखो देखते हैं हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो देखो उसकी भी ट्रिक देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है, उसकी ट्रिक देखते हैं। अब देखो उसकी जो ट्रिक है, उसकी ट्रिक याद रखनी है आपको। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ? एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ?
ठीक है। तो देखो इसमें एमपी से क्या नाम बनेगा, तो देखो एमपी से जो बनता है वो बनता है महानदी, एमपी से महानदी, पी से पेन्नार नदी, पेन्नार नदी, ठीक है। यहाँ पर की जो है वो साइलेंट हो जाएगा, गोद से बनेगा गोदावरी, गोदावरी नदी, ठीक है। एम से महानदी, पी से पेन्नार, की साइलेंट हो जाएगा, गोद से बनेगा गोदावरी नदी, ठीक है। में भी साइलेंट रहेगा, रेखा से बनेगा स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। उसके बाद का से बनेगा कावेरी नदी, का से कावेरी नदी। उसके बाद देखो का से कावेरी नदी, फिर कैसे बनेगा कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। उसके बाद बै से बनेगा ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ठीक है। और विलय से बन जाएगा वैगई, वैगई नदी, वैगई नदी। और हुआ जो है यह भी साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक है। एम से महानदी, पेन्नार, गोदावरी, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा नदी, ब्राह्मणी नदी और वैगई नदी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया हो, और अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट मॉक में, ठीक है। ओके, धन्यवाद।